सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा, मैं पिछले 2 हफ़्ते से गायब था। फर्स्ट वीक मुहर्रम की वजह से हमने ऑफ लिया हुआ था। पाकिस्तान में इंटरनेट भी थोड़ा डामाडोल था। उसके बाद फिर आई वाज़ ट्रैवलिंग टू द यूएस टू मीट माय फैमिली, जिसकी वजह से मैंने वो वाला पूरा वीक जो लास्ट वीक है, वो भी ऑफ लिया। बट आई एम बैक नाउ और रेगुलरली हमारी दिल की बात की एपिसोड्स वापस रिज़्यूम भी होंगी और आती भी रहेंगी। बट उसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 5 महीना पहले टीवीटी पॉडकास्ट, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट थी हमारी इस चैनल के ऊपर, आप में से मेजॉरिटी लोग जो मुझे जानते हैं वो उसी के थ्रू जानते हैं। तो वो हमने सीज़न 4 के बाद पॉज़ कर ली थी, मैं एक ब्रेक पे चला गया था। मैंने बहुत डिटेल में बताया भी था कि क्या वजह है कि मैं पॉडकास्टिंग छोड़ रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। क्या मुझे मसाइल आ रहे हैं उसमें, मुझे गेस्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस हो रही हैं, पर्सनली मैं किन एरियाज़ के अंदर लैग कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा-सा सोल सर्चिंग में जाने लगा था। मैंने उसमें सारी डिटेल बताई थी। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यहाँ पर कहीं पर लिंक आ रही होगी। इट्स बेसिकली द 400th एपिसोड, द लास्ट एपिसोड दैट वी डिड फॉर सीज़न 4। बट ओवर द पास्ट 5 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग भी की, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की। मैंने समझने की कोशिश की कि एक्चुअली एक तो ये कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो क्यों हैं, उनका रूट कॉज़ क्या है, अगर ग्रास रूट पे जाके देखा जाए तो क्या एक्चुअल रीज़न है कि वो मसले आ रहे हैं। ऊपर-ऊपर तो हम 10 बातें कर लेते हैं, हम सियासत भी डिस्कस कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यार अमीर आदमी खा गया मुल्क को, बिज़नेसेस ने तबाही मचा दी, ये हो गया, वो हो गया। बट होता क्या है कि हर बंदा अपने फ्रेमवर्क में, अपने मुताबिक जो है वो सही काम कर रहा है, और वो हर दूसरे बंदे को ब्लेम कर रहा है, और वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि यार मैं तो ठीक कर रहा हूँ, देखो वो और वो जो है ना, वो मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, अगर वो ठीक कर जाएँ तो सब ठीक हो जाएगा। इसकी बड़ी छोटी-सी मिसाल इस तरह है कि जब आप अगर हेलमेट नहीं पहनते और आप बाइक चला रहे होते हैं, तो जैसे ही आपको पुलिस वाला रोकता है, आपकी पहली थॉट ये होती है कि यार देखो वो भी तो बगैर हेलमेट के जा रहे थे, तुमने मुझे क्यों रोका? और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे नेशनल कैरेक्टर में अनफॉर्चुनेटली आ चुकी है। हम तमाम लोग जो हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी ऑल द वे अप टू योर टॉप बिज़नेसमैन टू योर एलीट। तो वो ज़ाहिर है क्योंकि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एक लो इनकम कंट्री जो है, जहाँ पर हर बंदे ने जो है ना अपना सर्वाइवल फिगर आउट करना है, तो उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक्चुअल में सेल्फ अवेयरनेस रख सके, वो अपने अंदर गिरेबान में झाँक के देख सके कि हम क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि यार ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, या तो एक सोशल ऑर्डर हो, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिससे तमाम लोग स्टेट के बनाए हुए रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, और उन रूल्स को फ़ॉलो करने की वजह से उनकी ज़िंदगी भी आसान होगी और बाकियों की ज़िंदगी भी आसान होगी। लेकिन अगर कोई भी वो रूल्स फ़ॉलो नहीं करता, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार आप किसी इंडिविजुअल से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। तो ज़ाहिर है बड़ा आसान होता है कि आप फिंगर पॉइंटिंग करते रहें कि यार वो वाला जो ग्रुप है ना वो ये गलत कर रहा है, और वो वाला ग्रुप जो है वो ये गलत कर रहा है। बट एक्चुअल में आपने जाके थोड़ा-सा ग्रास रूट पे जाना था, थोड़ा-सा फाउंडेशनली समझना था कि पाकिस्तान एज़ अ नेशन, पाकिस्तान एज़ अ स्टेट, उसका मसला है क्या? और फिर अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा-सा हमने स्टडी करना था कि कंपेरेबल इकोनॉमीज़, कंपेरेबल कंट्रीज़, कंपेरेबल नेशंस, उन्होंने पिछले 50-60 साल के अंदर किस तरीके से इवॉल्व किया। अगर उनके ऊपर ऐसी मुश्किलात आईं, तो उन्होंने उसके क्या सॉल्यूशंस ढूँढे। तो थोड़ा-सा मैंने वो समझने की कोशिश की, व्हिच वाज़ वेरी इंसाइटफुल, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई आई लेफ्ट द पॉडकास्ट एट द टाइम वाज़ बिकॉज़ मैं खुद जो है ना वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं बना पा रहा था कि मैं आंसर्स तो मैं बाद में ढूँढूँ, मैं लोगों से बात करके चीज़ें तो बाद में सीखूँ। पहला सवाल तो ये है कि यार सवाल क्या है मेरा? मैं ढूँढना क्या चाह रहा हूँ, और वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट था। तो ओवर टाइम आई वाज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा जी, मेरे इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं और मेरे फ़ोकस एरियाज़ क्या हैं। और टीबीटी पॉडकास्ट अगर मैं वैसे देखूँ ना, तो मुझे उससे एड्स के थ्रू पैसे भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इज़्ज़त भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई ऑन सम लेवल। लेकिन एक्चुअली जो मेरे लिए कोर वैल्यू थी उसके अंदर, वो यही थी कि मैं लोगों से कन्वर्सेशंस करके, इंतहा से ज़्यादा ज़हीन और काबिल और सक्सेसफुल लोगों से कन्वर्सेशंस करके, मैं खुद बहुत सारी चीज़ें सीखता था, और बाय प्रॉक्सी ऑफ दैट मेरे व्यूअर्स भी सीख जाते थे। और वो चूँकि मेरे पास वो सवाल नहीं था, वो व्हाय नहीं था कि मैं किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फिर ज़ाहिर है मेरी कन्वर्सेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, व्हिच इज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाय मैंने उस टाइम के ऊपर पॉडकास्ट पॉज़ कर ली। अब अगर मैं पाकिस्तान को देखूँ तो उसमें ज़ाहिर है इकोनॉमी सबसे नंबर 1 पे आती है। हम आजकल बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों पे भी रो रहे हैं, हालात ख़राब हैं, महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स हैं नहीं, बिज़नेस चल नहीं रहा। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने दिल की बात के एपिसोड्स में भी मेंशन किया है कि जब मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखता हूँ, तो जो नंबर 1 सॉल्यूशन मुझे नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि जी, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स करनी है, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और पाकिस्तान की पूरी डायरेक्शन जो है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ होगी। और उसी के साथ-साथ डॉलराइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ योर बिज़नेसेस, ऑफ योर इकोनॉमी, वो जब तक नहीं होगी, आप किसी भी सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच सकते। तो पहला तो इंटरेस्ट एरिया मेरा डायरेक्ट आ गया कि जी, मैंने पाकिस्तान में समझना है कि यार हम एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिज़नेस को डॉलराइज़ किस तरह कर सकते हैं, या अपने काम को डॉलराइज़ किस तरह कर सकते हैं। चाहे आप अगर फ्रीलांसर हो, तो आप पूरी दुनिया के लोगों के साथ काम करके आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं, या हम अपनी इकोनॉमी, अपने बिज़नेस,
अपनी जॉब को ग्लोबलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा ये इंटरेस्ट एरिया आ गया। इसी के साथ-साथ जब मैंने पाकिस्तान में जो पिछले 2 साल में हुआ है सियासत में पर्टिकुलरली, जब मैंने उसको स्टडी किया और उसको मैंने एनालाइज़ करने की कोशिश की, तो मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि हम वैसे तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं कि यार उस सियासतदान ने ये बोल दिया, वो जी जेल में ये हो गया, अदालत में ये हो गया। लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड अगर आप थोड़ा-सा होलिस्टिकली देखें और स्टेप बैक करें, तो आपको रियलाइज़ेशन होगी कि पाकिस्तान के जो मसले जो पिछले 2 साल में आए हैं, उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत मेजर किरदार रहा है। जहाँ पर हमारी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कौन सुपर पावर है, कौन बड़ा बाबू है, किसका निज़ाम जो है वो चलेगा, वो निज़ाम चैलेंज हो रहा है, नए-नए बाबू राइज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से एक केओस पूरी दुनिया में फैली हुई है। सिर्फ़ पाकिस्तान में मसला नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया में इस वक़्त फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर जंगें भी हो रही हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक कोलैप्सेस भी हो रहे हैं, जहाँ पे इंक्रीज़िंगली महँगाई बढ़ रही है, इंक्रीज़िंगली लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो एंग्री हैं, वो एग्रेसिव हैं। मोस्ट रिसेंटली हमने बांग्लादेश में बड़ी सिमिलर चीज़ देखी जहाँ पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। हालाँकि पिछले 2 साल से हम सुन रहे थे कि जी बांग्लादेश के बड़े अच्छे हालात हैं। वो देखो जी बांग्लादेश कितने आगे निकल गया और हम किधर रह गए। लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ पे भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं और उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स थे वो $10 बिलियन एक्स्ट्रा बताए हुए थे, हालाँकि वो इतने थे नहीं। इसी तरीके से वहाँ पर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जिसने मीडिया भी बंद कर दिया और कर्फ्यू भी लगा दिया और 150-200 बंदे भी मार दिए। तो मतलब जो हालात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, पूरी दुनिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर इस किस्म की केओस हमें होती हुई नज़र आ रही है। और उसके पीछे जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर सर्टेन चेंजेस आ रही हैं और जब ये दोनों चेंजेस आती हैं तो हमेशा जो आपकी बुनियादें होती हैं ना, आपको लगेगा यार मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मुझे ₹1.5 का क्या फ़र्क पड़ता है कि यार बाहर वाला क्या कर रहा है और बाहर क्या बात हो रही है। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि जो बाहर का फ्रेमवर्क है वो बेसिस बनता है जिसके ऊपर आपका जो भी होगा, मतलब आपकी जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी थॉट आएगी, जो भी हम फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे वो फ्रेमवर्क आइसोलेशन में नहीं काम कर सकता। और पहले भी हमने ये मिस्टेक्स की हैं एज़ अ कौम कि हमने देखा नहीं कि भाई दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया का निज़ाम किस तरफ जा रहा है। हम जो है वो अपने जो डिसीजंस ले रहे थे जो, और ये डिसीजंस कोई ऐसे नहीं कि ये बड़े डिसीजंस के कंट्री ने किसके साथ अलायंस बनानी है, किससे दूर होना है। ये माइक्रो डिसीजंस भी जो है ना आपके, कि मैंने बिज़नेस कैसे करना है, मैंने किस जॉब में जाना है, मैंने आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूँढनी है, वो तमाम डिसीजंस आपके जियोपॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड हैं। और वैसे आम औकात में मैं आपको कहूँगा कि यार चलो अब जियोपॉलिटिक्स तो होती रहती है, इतनी कोई बिग डील नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में हैं, जहाँ पर इतनी रैपिडली चेंजेज़ आ रही हैं कि इस वक़्त जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो केओस आपको नज़र आ रही है, वो इसी वजह से नज़र आ रही है कि जो चौधरी साहब थे आपके, उनकी चौधराहट जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है और एक पोटेंशियल नया सिस्टम या एक नया चौधरी राइज़ कर रहा है, या शायद मल्टीपल चौधरीज़ आ जाएँ और वो आपस में एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर दें। तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा, हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा कि यार हम लोग कोई रैश डिसीजन ना लें। हम जो अपना डिसीजन ले रहे हैं वो वेल कैलकुलेटेड है, वो तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए है और उसमें फिर उस डेटा को मद्देनज़र रखते हुए हम तहम्मुल मिज़ाजी के साथ लॉन्ग टर्म जो अपनी डायरेक्शन सेट करें, वो एक्चुअली ऐसी हो जो कि हमें लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा भी दे, वो फ्यूचर प्रूफ हो। और इसी के साथ जब भी केओटिक टाइम्स होते हैं, जब भी आपको जो जो आपका फ्रेमवर्क होता है वो चेंज होता है, वो रीअलाइन होता है, क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 साल पहले तक मैं बचपन से लेके बड़े होने तक मेरा एक दिमाग था, एक मैं तरीके से चलता था, एक सोच थी जो लोगों ने बताई वही सोच लेकर आगे चले गए। आहिस्ता-आहिस्ता चलो ठीक है, पॉडकास्ट से बहुत सारे ज़हीन लोगों से बात करके दिमाग तो खुला, लेकिन एक कोर फाउंडेशन होती है ना, वो बनी हुई थी। लेकिन वो पिछले 2-3 सालों के अंदर कंप्लीटली ब्रेक हुई और जब वो ब्रेक हुई, तो तब आप जो है ना बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने तो जब 30 साल मेरी ज़िंदगी में मुझे एक चीज़ बताई गई और मैंने अपने हिसाब से पूरी रिसर्च भी की और सारा कुछ किया, लेकिन मुझे वही सच लगी। लेकिन जब वो सच्ची चीज़ जो है वो ब्रेक हो जाए आपकी पूरी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि देन यू डोंट बिलीव एनीथिंग, यू बिकम वेरी सिनिकल और फिर आप हर चीज़ को बहुत ईज़िली क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं और आपको फिर आंसर्स नहीं मिल रहे होते। पर्टिकुलरली जिस किस्म का इंसान मैं हूँ पर्सनली, तो मुझे ये होता है कि यार आई वांट अ सेंस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग और वेयर आई एम गोइंग। मैं बिल्कुल ब्लाइंड साइडेड नहीं जाता, मैं उस तरह से हवा का पंछी नहीं हूँ। तो मुझे होता है कि यार कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई आर्टिकल्स पढ़कर मैं कोई फ्रेमवर्क बनाऊँ, कोई अंडरस्टैंडिंग बनाऊँ और उसके हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जिऊँ। लेकिन जब केओटिक टाइम्स होते हैं, जब आपके पास डेटा जो आ रहा होता है वो इतना इवॉल्विंग होता है या तो, या फिर आप सिनिकल होते हैं कि आप उस डेटा को बिलीव नहीं करते, तो उसमें फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड सो मोर ऑफन देन नॉट इस तरह के टाइम्स पे इंसान जो है वो स्पिरिचुअलिटी के करीब होता है, वो
रिलीजन के करीब होता है, क्योंकि रिलीजियस फिलोसफी जो है वो एवरग्रीन होती है, वो फॉर ऑल टाइम्स होती है, और उसमें यू आर एबल टू फाइंड बिगर मीनिंग्स और बिगर आंसर्स टू वाइडर क्वेश्चंस, क्योंकि फिर उसमें बंदा ये नहीं सोच रहा होता कि यार अच्छा मेरी कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी जॉब बुरी है, या क्या करना है क्या नहीं करना। वो थोड़ा सा फिर बंदा जो है ना वो मैक्रो पे सोच रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? सो वो जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स फिर आपको रिलीजन से मिलते हैं। एंड सो ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एज आई हैव ग्रोन मोर स्पिरिचुअल, एज आई हैव कनेक्टेड टू अल्लाह ताला मोर, तो मेरा ज़ाहिर एक इंटरेस्ट एरिया ये भी आ गया कि मैंने इस्लाम और इस्लामिक फ़िलासफ़ी और इस्लामिक हिस्ट्री को ज़्यादा समझना है, क्योंकि प्राइमरीली जो प्रिंसिपल क्वेश्चंस हैं आपकी ज़िंदगी के, जो हर इंसान की ज़िंदगी है, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि यार अगर स्टेबिलिटी चल रही है तो हम बहुत ही अपने ईगो में या अपनी आई डोंट नो अपनी इंसानियत के अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा उस पे फोकस होते थे कि यार बिजनेसेस किस तरह बनाएं और पैसे किस तरह बनाएं। बट चूंकि इवॉल्विंग टाइम्स हैं, बड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम के ऊपर कि जो हमने पिछले 10 12 15 साल देखे जिसमें बस जी आप अपनी जॉब छोड़ें और स्टार्टअप बनाएं और आप मिलियनेयर हो जाएंगे, वो वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। अब एक डिफरेंट साइकिल की तरफ हम जा रहे हैं। इंक्रीजिंगली हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। अगले 10 साल के अंदर इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एंड मनूवर थ्रू द ट्रांजिशंस दैट आर कमिंग इन। तो उस टाइम के अंदर ज़ाहिर है कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन बिगिन टू इंक्रीजिंगली लुक मीनिंगलेस। एंड सो फॉर मी पर्सनली एज वेल, एंड ऑल्सो आई थिंक फॉर द व्यूअर्स, आई फील लाइक कि इट इज़ टाइम नाउ, थोड़ी सी अगर आंखें खुली हैं, अगर अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो थोड़ा सा रिलीजन को भी हम एकेडमिकली एक्सप्लोर करें और रिलीजियस फिलोसफी को भी समझने की कोशिश करें। बट नॉन द लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि एज ऑफ दिस वीक, एज ऑफ दिस फ्राइडे, TBT सीजन 5 इज बैक एंड वी आर रीस्टार्टिंग। सो हर फ्राइडे को हमारी एक नई एपिसोड तो आएगी ही आएगी, बट कोशिश मेरी पूरी है, क्योंकि इस बार मैं ये नहीं कर रहा कि यार बस 3 एपिसोड्स मैंने निकालनी है और मुझे जो भी मिल जाए मैं उससे बात करूंगा। इस बार मैंने बड़ा क्लियर एक विजन बनाया है, बड़े क्लियर टॉपिक्स बनाए हैं, बड़े क्लियर क्वेश्चंस बनाए हैं जिनके मैंने आंसर्स ढूंढने हैं। तो ये तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि हफ्ते का एक गेस्ट तो मैं प्रॉमिस टू गॉड लेकर आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गेस्ट ढूंढूँ। सो होपफुली 2 एपिसोड्स, बट एट द वेरी लीस्ट जो फ्राइडे वाली एपिसोड है वो गारंटीड आना शुरू हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए 3 एरियाज को हम एक्सप्लोर करेंगे इस सीजन के अंदर। सीजन हमारा 100 एपिसोड्स का होता है। पहला उसमें इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई वांट अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है, आई वांट अंडरस्टैंड कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड साथ साथ आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार अगर हमने ग्लोबलाइज करना ही है, अगर अब फ्यूचर है ही है कि यार आपने अब डॉलर में कमाना है, आपने दुनिया को बेचना है, आपने दुनिया से इंटीग्रेट होना है, तो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 12 13 मिलियन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। क्या मैं उनसे बात करके मैं सीख सकता हूँ कि वो लोग किस तरह से गए, या वो लोग किस तरह बिजनेस कर रहे हैं, या उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनके इर्द गिर्द क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पाकिस्तानीज कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, एंड पाकिस्तानीज कैन यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पाकिस्तान से बैठ के करें, चाहे वो रीलोकेट होके करें। तो एक तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। फिर उसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर, ब्रिक्स किधर जाएगा, और जो वेस्टर्न अलायंस है वो किस तरफ जाएगी, और पाकिस्तान विद इन दैट फ्रेमवर्क जब ये डिसाइड कर रहा है कि यार अच्छा मुझे क्या न्यूट्रल होना है, क्या एक की साइड लेनी है या दूसरे की साइड लेनी है, तो वो फिर किस तरीके से इस पूरी मेज़ के थ्रू गुजर सकता है। सो जियो पॉलिटिक्स इज़ माई सेकेंड प्राइमरी टॉपिक for this season, and then the third one is of course Islamic philosophy। अब इसमें पर्टिकुलरली जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो अगेन मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो बस अपने ही एक सॉर्ट ऑफ कुएं में बैठे रहते हैं, वो उससे बाहर नहीं देखते। मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि आपका फ्यूचर जो है ना वो सारा जियो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। वो इस चीज़ से कनेक्टेड है कि यार आपने अगर रिलोकेट करना है तो किन कंट्रीज़ में करना है, आपने अगर बिज़नेस करना है तो किन कंट्रीज़ के साथ करना है। आने वाले वक्त के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। मतलब आज जो आप समझ रहे हैं ना, जो, और ये मैं आने वाले वक्त के 30 40 साल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 3 4 5 साल के अंदर एवरीथिंग इज़ अबाउट टू चेंज। द वे दैट यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पावर सिस्टम, द वे दैट यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स किस तरह होंगी वो चेंज होने वाली हैं, सेविंग्स किस तरह होती हैं वो चेंज होने वाली हैं। पर्सनली जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, और जो मैंने रीसेंट जो है ना सारा स्ट्रक्चर्स को समझा है, तो इट इज़ फैसिनेटिंग एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब जब आप समझ लेते हैं ना कि दुनिया काम किस तरह से कर रही है, तो आपका लेजिटिमेटली माइंड ब्लो हो जाता है।
एंड आई जेन्युइनली वांट कि आप सिर्फ मुझे ना देखें, आप जियो पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें। पाकिस्तान में जिहाद ज़फ़र भाई बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और बहुत सारे ऐसे नोड्स हैं जो कि एक्टिवली आपको इवन उर्दू लैंग्वेज के अंदर समझाते रहते हैं कि यार पूरी दुनिया में, हमारे नेबरहुड में लेफ्ट राइट हो क्या रहा है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा। पर्सनली जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में जब जियो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा लोग ना बात करते हैं, ना उसको स्टडी करते हैं, तो फिर मुझे बाहर देखना पड़ेगा। मुझे ग्लोबल जो स्पीकर्स हैं, ग्लोबल जो एकेडमिक्स हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी, और चूंकि वो उर्दू नहीं समझते तो अ लॉट ऑफ दीज कॉन्वर्जेशंस विल बी इन इंग्लिश। और मुझे मालूम है कि जब भी मैं अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलता हूँ तो बड़े सारे लोग आते हैं और आके कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, उर्दू में बात करें, ये करें वो करें। तो उनके लिए तहे दिल से मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं उसमें उर्दू में बात नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपने अपना दिमाग जो है ना वो खोलना है, अगर आपने अपने आप को दुनिया से या दुनिया की थॉट से कनेक्ट करना है, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश समझ सकते हैं। लेकिन वो थोड़े कंफर्ट ज़ोन में है कि यार नहीं, मैं तो उर्दू में ही बात करूँगा, मैं तो उर्दू में ही सुनूँगा। तो ये जो है ना वो ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर आप ज़मीन पे डाल दें, या आप एक कुएँ की मेंढक की तरह बैठ जाएँ अपने आप को बंद करके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने दुनिया को देखना है, आपने स्टडी करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है, तो वो एक ग्लोबल लैंग्वेज से ही हो सकता है। लैंग्वेज जो है वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर आती है, अपने साथ अपनी नॉलेज भी लेकर आती है। और इस केस में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम बात ही नॉन पाकिस्तानीज़, अमेरिकन्स, चाइनीज़, ईरानियंस, रशियन से कर रहे होंगे, तो उनको सुनना एक 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 सॉर्ट ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं फँसते हैं, आपको अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या आपको कोई थॉट समझ नहीं आ रही, तो वैसे कमेंट सेक्शन में आके, जिस भी पॉडकास्ट के नीचे आप आके कमेंट सेक्शन में लिखें कि यार कौन-सा फ्रेज़ या कौन-सी थॉट समझ नहीं आई। आई एम श्योर आपको दूसरे लोग जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर वो भी नहीं होता तो आप जाएँ और जाके गूगल करें, आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, आप टूल्स इस्तेमाल करें। मॉडर्न डे में इतने सारे कमाल के टूल्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से डिफरेंट लैंग्वेजेज़ को समझ सकते हैं। बट पर्सनली अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं खुद इस डायरेक्शन में अब जा रहा हूँ कि अपनी थॉट को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, आई विल बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ नॉन पाकिस्तानीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश। प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आई होप कि आप पुट ऑफ ना हो जाएँ कि यार इसने अंग्रेज़ी में बात करना क्यों शुरू कर दी। फिर इसी तरह जो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी का पार्ट है, उसमें भी आई वांट कि मैं इस्लामिक स्कॉलर्स एंड एकेडमिक्स, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पीएचडीज़ की हुई हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर की हुई है, इस्लामिक फाइनेंस पे की हुई है, इस्लामिक हिस्ट्री पे की हुई है। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसे स्कॉलर से बात करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ना मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा देखता हूँ कि जहाँ पर रिलीजन और कल्चर जो है वो इंटरमिंगल होके एक अजीब सी पुड़िया बना के ना हमें खिलाई जाती है कॉन्स्टेंटली, और उसमें उससे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करते हैं आपस में हमारे अंदर। जबकि जब मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, बहुत सारी और मुसलमान कंट्रीज़ में गया हूँ, तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये लोग तो अब मुसलमान भी हैं, ये अपने मुसलमान होने को एक्सप्रेस भी बहुत ओपनली करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं जो कि पाकिस्तान में हम देखते हैं। चाहे वो इवन रिलीजियस, विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी भी ना वो आपस में जिस तरह से लड़ रही है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हमारा रिलीजियस डिस्कोर्स है, उसके अंदर कल्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सीप इन किए हुए हैं। काफ़ी दफ़ा हमारे जो स्कॉलर्स हैं या हमारे जो मौलवी हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो जो चीज़ें आगे रिगर्जिटेट कर रहे हैं या वो लोगों को आगे पहुंचा रहे हैं, उसमें कल्चरल एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड हैं। विच इज़ वाई आई वांट टू टॉक टू न्यूट्रल बाई पार्टिजान पीपल, जिनका पाकिस्तान वाला बैगेज नहीं है। उनका एक एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। वो मुसलमानों को एक नेशन समझ के इस्लाम को स्टडी करते हैं। वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी मुस्लिम नेशनल आइडेंटिटी लेकर नहीं चलते। एंड सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न ओवर देयर। आई थिंक कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स बुरे हैं या पाकिस्तानी स्कॉलर्स को नहीं सुनना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे और लोग उनसे बात भी करते हैं, उनको एक्सप्लोर भी करते हैं, उनको स्टडी भी करते हैं। पर्सनली मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे किसी तरीके से इनका कांटेक्ट मिल जाता है, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो मैं पर्सनली खुद ऐसे स्कॉलर से सीखना चाहूँगा। एंड बाय प्रॉक्सी ऑफ दैट आई वुड वांट कि मैं पाकिस्तान में डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस इंटीग्रेट कर सकूं, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ओवरऑल कंटेंट की कंजम्पशन है, उसमें एक वैरायटी आए, उसमें जो हमारा दिमाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा खुले, ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। अच्छा, इसी में फिर जाहिर है कि हमारी जो पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं दुबई में बेस्ड हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं हर कॉन्वर्जेशन के लिए जहाज़ में बैठूँ और मैं गेस्ट के पास जाऊँ। तो जिन लोगों को मैं बुला सका अपने पास, या जिन लोगों के पास मैं जा सका,
वो तो डेफ़िनेटली मैं जाऊँगा। जिस तरह पहले पॉडकास्ट होती थी उस तरह से होंगी। स्टूडियो में मोस्ट लाइकली बहुत थोड़ी पॉडकास्ट रह जाएँगी। मोस्टली अगर मुझे कोई अच्छा गेस्ट मिलेगा, तो मैं उसको चेज़ करते-करते उसके पास पहुँच के ही कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन मेजॉरिटी कन्वर्सेशंस जो है ना हमारी, अभी जो मैंने पहली जो 8-10 मैंने प्लान की हैं, उसमें एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के प्रोफ़ेसर हैं, दोनों के दोनों ये जो हैं ये यूके बेस्ड हैं। तो बहुत सारी कन्वर्सेशंस अब हमारी डिजिटल पे आ जाएँगी, व्हिच बेसिकली मीन्स के हम ऑनलाइन उनसे बात कर रहे होंगे। तो एक तो ये मॉडल चेंज होगा, थोड़ा-सा जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो आमने-सामने बैठकर बात करने वाला नहीं होगा। आई नो कि उससे थोड़ी-सी डिग्रेडेशन होती है इन टर्म्स ऑफ द इमोशन दैट इज़ कैप्चर्ड। वो मॉडल थोड़ा-सा बदल जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि द वैल्यू ऑफ कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पहले मैं बड़ा आई वाज़ हार्ड स्टक कि यार जब तक गेस्ट मेरे पास नहीं आएगा, मैंने कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है। बट अब मुझे ये लगता है कि यार अगर मैं उसका वेट करता रहा तो फिर द क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशंस भी डिग्रेड होती हैं, द क्वालिटी ऑफ टॉपिक्स भी डिग्रेड होते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ और मैं एक्चुअली ये ढूँढूँ कि यार एक अच्छे टॉपिक का बेहतरीन गेस्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, इफ़ आई कैन गेट हिम ऑनलाइन विद मी इन अ कन्वर्सेशन एंड आई कैन आस्क हिम क्वेश्चंस दैट I think are important questions. I think there's a lot of value in that content. So there will be a lot of digital podcasts जिसमें अगेन जो गेस्ट मेरी तो चलो मेरा ये वाला जो है ना इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो रहा होगा, ऑडियो भी अच्छी होगी, वीडियो भी अच्छी होगी। गेस्ट की कभी कभार जो है वो वीडियो थोड़ी सी डाउनग्रेडेड होगी या ऑडियो में थोड़े से मसले होंगे। कोशिश मेरी पूरी है कि एआई टूल्स वगैरह यूज़ करके हम मैक्सिमम उसको स्केल अप कर सकें। बट अगर कोई मसला हुआ तो अगेन मैं पहले से उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। पर्सनली आई थिंक हमारी दुनिया में बहुत रैडिकल और बहुत प्रोफाउंड चेंजेस आने वाली हैं और ये चीज़ मुझे स्केयर भी कर रही है। ये चीज़ मुझे एक्साइट भी कर रही है और इसकी वजह से मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये बहुत बहुत थोड़े अरसे में बहुत स्पीड से आने वाली हैं। और मैं बारहा ये बात कहूँगा कि जो भी आपने सोचा हुआ था ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, वो सब कुछ अगले 5-7 साल में बदल जाएगा। और इसी की वजह से बड़ा ज़रूरी हो गया है कि हम अब समझ सकें कि व्हाट वाज़ द वर्ल्ड लाइक, जो इससे पहले जो दुनिया चलती आ रही है, व्हाट वाज़ दैट लाइक, व्हाई वाज़ दैट लाइक दैट, कि मतलब अगर जो निज़ाम है, जिस निज़ाम में हम आज तक रहते रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, वो क्यों ऐसे था? किसने उसको बिल्ड किया? क्या चीज़ें ऐसी हुई थी हमारी रीसेंट हिस्ट्री के अंदर, पिछले 100 साल के अंदर, जिसने जो मॉडर्न वर्ल्ड जो आज हमारा है, जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर है, बैंकिंग का सिस्टम एक सर्टेन तरीके से काम करता है। हम जब भी बाहर की पेमेंट्स की बात करते हैं, तो हम डॉलर की बात करते हैं। हम येन की बात क्यों नहीं करते या हम यूरो की बात क्यों नहीं करते? हम हर चीज़ को एक डॉलर की नज़र से क्यों देखते हैं? क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासत बन गया? क्या वो बड़ा सिंपल है कि वो बड़े अच्छे लोग थे, पढ़े-लिखे थे, ज़हीन थे, या उसके पीछे कोई सिनिस्टर मोटिव्स थे, या उसके पीछे एक इम्पीरियलिज़्म का एलिमेंट था? इन तमाम चीज़ों को अगर हम समझ लें, तो इससे बहुत बेहतर हमें ना सिर्फ़ उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बल्कि हमें अपनी भी समझ आती है कि क्या चीज़ें हमारी एक्चुअल फेलियर्स थी और किन एरियाज़ में हमें एक्चुअली हमारे साथ ज़्यादती हुई। क्योंकि होता ये है कि लोग जो है ना इसको बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में वो कर देते हैं। या तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो गोरा था, गोरा आया, गोरे ने आके जो है ना हमें निचोड़ा और हम तो बेचारे बड़े मिस्कीन लोग हैं। ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। गोरे ने अपनी गेमें खेली, जो कि हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे, दिल की बात में भी करेंगे, पॉडकास्ट में भी करेंगे। लेकिन हमारी भी कोताहियाँ थीं और एक्चुअल जो जब भी आप किसी चीज़ का मुतालिया करते हैं ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसमें बहुत सारा ग्रे होता है। उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिल के एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो काफ़ी दफ़ा मैंने जो पर्टिकुलरली जब मैं पाकिस्तान में डिस्कोर्स में फ़ॉलो करता हूँ, तो वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है। वो अगेन लेफ्ट राइट वाला होता है या कंज़र्वेटिव लिबरल वाला होता है। वो एक पेंट ब्रश के साथ होता है और वो बड़ा आसान होता है कि आप इस तरीके से जो है ना डीमोनाइज़ करके या आइडियलाइज़ करके आप किसी भी एक चीज़ को लोगों को घोल के पिला दें, क्योंकि लोगों के लिए भी वो समझना आसान हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो चेंजेज़ आएँगी, तो वो जो बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट वाले, वो काम नहीं करेंगे, वो ब्रेक होंगे और वो इंक्रीज़िंगली ब्रेक होंगे। तो फिर आपको बारीकियों को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यार किन एरियाज़ के अंदर वाक़ई ज़्यादती हुई, किन एरियाज़ में हमारी गलतियाँ थी। और फिर उसको समझ के हम थोड़ा-सा ये समझेंगे कि यार जो चेंजेज़ आ रही हैं आखिर वो क्या चेंजेज़ हैं? और वो जो चेंजेज़ हैं वो हमें किस तरह अफ़ेक्ट कर रही हैं? क्योंकि जब हम ये तमाम चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं बताऊँ या कोई और बताए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए पर्सनली बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको पता लग जाए कि यार जो ये चीज़ें हमने सारी समझी हैं, इससे आने वाले वक्त में हमारे कौन से ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ताकि खुद से
आप अपने आप को गार्ड कर लें। जब आपको पता है कि अब हालात थोड़े से लेफ़्ट राइट होने वाले हैं, तो आप अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट कर लें। और जहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पे हमेशा अपॉर्च्युनिटी आती है। तो अगर आप कॉट ऑफ गार्ड होते हैं, तो फिर आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं यार किस किस्म की आफ़त आ गई। लेकिन अगर आपको पहले से पता होता है, तो आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है, वो धंधा तो नहीं चल रहा, अब मैं पिवट करता हूँ और मैं एक ऐसी चीज़ की तरफ चला जाता हूँ, जहाँ से मैं अपॉर्च्युनिटी बना करके मैं ना सिर्फ़ अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ, बल्कि ग्रो भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ दुनिया भर में बड़ी-बड़ी जो एडversiटीज़ आई हैं, उसमें बड़े-बड़े लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है, बड़े-बड़े कंट्रीज़ ने ग्रो भी किया है, उन एडversiटी या एडवर्स टाइम्स के दौरान। कहा जाता है कि जी जब 1929 की ग्रेट रिसेशन आई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तबाह हो गईं, लेकिन हॉलीवुड तो चला ही पूरा उसमें, क्योंकि उसमें लोग फ़ारिग थे, कोई काम-धंधा नहीं था उनके पास। तो वो चीप एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट आया उसमें, और सिनेमा बिकेम अ बिग ड्राइवर ऑफ चीप एंटरटेनमेंट, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट हॉलीवुड बिकेम एन एंटायर इंडस्ट्री। तो जहाँ पर आपको बताया जाता है कि यार पूरी दुनिया की इकॉनमी ठप हो गई और बहुत ही बुरे हालात हो गए, वहाँ पर भी एक सेट ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड कि यार ये जो एडवर्सिटी है, इसमें से मैं अपॉर्चुनिटी किस तरह बना सकता हूँ। दे वर एबल टू नॉट जस्ट सस्टेन बट ऑल्सो ग्रो। और ये जो एलिमेंट है ना, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है, दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं, ठीक है केओस आ रही है, ठीक है कन्फ्यूजन है और चेंजेस आ रही हैं, बट चेंजेस आर इनेविटेबल। ये कोई ऐसी बात नहीं होती, हमेशा अच्छे टाइम्स नहीं रहते। दुनिया या ज़िंदगी जो है ना, वो अप एंड डाउन का नाम है। कॉन्स्टेंटली, यानी कि अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो बस अब आप अच्छा ही खेलेंगे और सब कुछ बेहतरीन होता रहेगा। आपको हमेशा थोड़ा-सा मॉडेस्ट और हम्बल होना होता है, कि ये जानते हुए कि यार ठीक है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट ये हमेशा इस तरह से लास्ट नहीं करेगा, बुरे वक़्त भी आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर बुरे वक़्त आ रहे हैं, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया तबाह हो जाएगी। ये कुछ चेंजेज़ आ रही हैं जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हमें अपने आप को रियलाइन करना पड़ रहा है, हमें अपना फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ रहा है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज करनी पड़ रही है। बट दिस विल लीड टू अ बेटर आउटकम। देयर विल बी बेटर डेज़ एट द एंड ऑफ द रोड, वंस ये जो बुरे हालात हैं, ये जो चेंजेज़ हैं, ये ख़त्म हो जाएँ। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो एब्सोल्यूट ऑप्टिमिज़्म और एब्सोल्यूट पेसिमिज़्म है ना, आपने उस तरफ नहीं जाना। आपने हर वक़्त ढोल नहीं बजाते रहना कि यार नहीं, नहीं बस सब अच्छा होगा और बस जी दुनिया जो है ना वो बेहतरीन है। मैं अगर पर्सनली आपको बताऊँ, तो मैं 2020 से लेके 2022 तक आई हैव बीन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैंने कॉन्स्टेंटली होप अपने अंदर भी रखी, मैंने लोगों तक होप पहुँचाई भी। फिर दरमियान में एक टाइम आया जब मैं पेसिमिस्ट हो गया, और मैं आज भी पेसिमिस्ट तो मैं नहीं हूँ, बट मैं सिनिकल हूँ। जिसमें मैं अब इतने आसानी से मैं नारों के पीछे नहीं जाता, मैं क्वेश्चन ज़्यादा करता हूँ। मैं थोड़ा-सा अगेन सिनिकल हूँ, जिसमें मुझे कोई आके कुछ ज़्यादा बेच रहा होता है, तो मैं कहता हूँ कि यार देख लो, मुझे नहीं लगता, लाइक थोड़ा ठहराव आ गया है मेरी पर्सनैलिटी के अंदर। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि अब मैं बिल्कुल फ्लिप हूँ और मैं कह रहा हूँ कि सब बकवास है, सब चूना था। भई ऐसी बात नहीं है। एक डिफरेंट टाइम में एक डिफरेंट रियलिटी थी, उस टाइम पे वाक़ई अच्छा सिस्टम चल रहा था, और एट द वेरी लीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अच्छा सिस्टम चल रहा था। फिर जब वो चीज़ फ्लिप हुई, तो अब बुरा टाइम चल रहा है। हो सकता है कि वो बुरा टाइम 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चलता रहे। और अगेन मैं सियासत की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में ना जिन लोगों को जो थोड़ा-सा छोटा-सा फ्रेमवर्क होता है, वो उसी डब्बे में आपको डाल के फेंकने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है कि लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया है कि मैं इमरान खान और पोस्ट इमरान खान की बात कर रहा हूँ, मैं कतई उसकी बात नहीं कर रहा। थोड़ा-सा ज़ूम आउट करें तो दुनिया बहुत वसी है और बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, और वो तमाम चीज़ें भी पिछले 2-3 साल के अंदर ही होना शुरू हुई हुई हैं। बट नॉनदलेस, there was a positive sentiment, and then that reversed, and now there is a negative sentiment, but that's going to reverse as well, and that is extremely important to understand. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंक्रीजिंगली लोग जो हैं वो डिस्पोंडेंट भी हो रहे हैं, डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। मुझे पता है मेरे सुनने वाला मेरी एज का होगा, या काफ़ी दफ़ा काफ़ी यंग भी होता है, 25 26 27 साल का होता है। अगर उसको 2-3 साल बुरे मिले, और उन 2-3 बुरे सालों की वजह से वो पूरी ज़िंदगी ये सोच के बैठ जाए कि यार क्या फ़ायदा कुछ करने का, हालात तो अच्छे होते ही नहीं हैं। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात होगी, बिकॉज़ हालात बेहतर होंगे, चीज़ें चेंज होंगी, साइकिल्स रिवर्स होंगे, एंड व्हिच इज़ व्हाई मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्टडी करें, ताकि आप थोड़ा-सा ना, अगर आपको पता है कि यार अगले 3, 4, 5 साल बुरे आने वाले हैं, तो फिर आप रिलैक्स कर जाएँ। आप थोड़ा-सा रिवर्ट बैक करें, आप फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें, आप बस स्टडी करें कि यार सिचुएशन क्या है। आप अपना एक सेंस बनाएँ, और आप वेट करें उस टाइम का जब आपको पता है कि यार हालात ने अब बेहतरी की तरफ जाना है, तो मैं एफ़र्ट उस टाइम पे लगाऊँ। मैं इस वक़्त जो है ना एफ़र्ट लगाता रहूँ कि यार नहीं, नहीं अब बस कोई चाँदी लगेगी। ख़ासकर बड़े सारे लोग हैं, नौजवान मेरे जैसे, जिन्होंने ग्रोइंग अप जो है ना, वो अगेन मैं फिर से हवाला दूँगा, जिन्होंने आर्टिकल्स पढ़े, उन्होंने स्टार्टअप्स के बारे में सुना, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना। वो अगर अगले 2-3 साल में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे,
तो ज़ाहिर है उनका द चांसेस ऑफ देयर सक्सेस आर मच लो, बिकॉज़ देयर इज़ अ डाउन टर्न एंड द इकोनॉमी इज़ अ मेस राइट नाउ। तो फिर वो मेहनत करेंगे और फेल होंगे, फिर वो कहेंगे यार क्या फ़ायदा मेहनत करने का। तो इट्स बेटर टू अलाइन योरसेल्फ विद द रियलिटीज़ सो दैट यू डोंट गेट टू अपसेट और यू डोंट गेट टू ओवर एक्साइटेड। और यही चीज़ जब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग आपको ये बता रहे हैं, मैंने भी आपको बताया कि हालात बड़े ख़राब हैं, इकोनॉमी की बड़ी बुरी सिचुएशन है। लेकिन जब मैं इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था, जो उसमें से कुछ लोगों को मैं लेकर भी आऊँगा अपनी पॉडकास्ट पे अगले 1-2 हफ़्ते के अंदर, तो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा यार मुज़म्मिल, एक इकोनॉमी थी जो कि एक पॉन्ज़ी की तरह चल रही थी, उसमें कोई वैल्यू नहीं था, उसमें प्लॉटों के ऊपर हम पैसों को घुमाई जा रहे थे। तो अगर उस इकोनॉमी ने उस पॉन्ज़ी स्कीम से हट के वैल्यू ड्रिवन की तरफ जाना है, तो रियल वर्ल्ड में वो एक ही तरीके से जा सकती है, जिसमें वो पॉन्ज़ी इकोनॉमी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगी और नई इकोनॉमी राइज़ करेगी। वो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन कॉल घुमाते हैं और फिर अब 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो कहता है कि यार कल से प्लॉटों का काम बंद, कल से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का काम शुरू। वो जो ट्रांज़िशन है वो हमेशा पेनफुल होता है, वो केओटिक होता है। लेकिन आज पाकिस्तान में वही ट्रांज़िशन आ रहा है और वो ट्रांज़िशन ही है जिसकी वजह से लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और वो लोगों का जो डिस्कम्फ़र्ट है उसकी वजह से जो उनका शोर है, उनकी जो आवाज़ें हैं, उसकी वजह से अब फाइनली वो चेंजेस, वो डायरेक्शन ऐसी सेट होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो करेगा। सो इन अ लॉट ऑफ वेज देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इवन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए बस मैं बार-बार ये कहूँगा कि दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेरिबल थिंग्स हैपनिंग एंड डेफिनिटली माय हार्ट गोज़ आउट टू पीपल हू आर सफरिंग राइट नाउ। बट आई वुड जस्ट अगेन मैं होप देना चाह रहा हूँ कि आई होप दैट आप अपना दिल छोटा ना करें, आप ज़्यादा परेशान ना हों, आप सस्टेन कर सकें इस मुश्किल वक्त को, because I hope inshallah through the conversations that I have in this season you are able to find the same level of positivity that I have begun to find now. Again, I'm not saying I'm fully positive, या मैं बहुत कोई वही होपलेस रोमांटिक टाइप का बंदा हो गया हूँ, लेकिन मुझे अब सेंस बनना शुरू हो गई है, मेरे अंदर एक ठहराव आ गया है। एंड आई होप कि इन कॉन्वर्जेशन से आपके अंदर भी वो आ जाए आने वाले दिनों में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ में मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, वो है जो इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इस्लामिक फ़िलॉसफी है, जो पर्टिकुलरली इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है। एक्चुअली तीनों ही चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी एट द वेरी लीस्ट ग्लोबल इकोनॉमी इज़ कनेक्टेड टू जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि वो जो प्रिवेलिंग सुपर पावर होती है वही अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी पूरी दुनिया में लेकर आती है, और उसी के साथ कनेक्टेड है इस्लामिक फ़िलॉसफी। बट मैं इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, इस्लामिक फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं ऑफ पीपल टू टॉक टू, तो वो भी मुझे बताइएगा। पाकिस्तान में पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैंने पिछले 2-3 महीने तो मैंने एनी एंड एवरी वन को स्टडी किया है, एनी एंड एवरी वीडियो देखी है, एनी एंड एवरी स्कॉलर को पढ़ा है और सुना है। और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो स्कॉलर्स हैं, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की। और वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उसी की बेसिस के ऊपर जो है ना उन्होंने एक इस्लामिक फ्रेमवर्क बना दिया, जिसकी वजह से जो इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक जो 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 भी हमारा पाकिस्तान में चल रहा होता है ना कि यार लोन हराम है, इंटरेस्ट हराम है। हम एक तो हमारा इस्लामिक फाइनेंस जो है ना वो बस सूद से शुरू होता है और सूद पे ख़त्म हो जाता है। बट इवन सूद की वो बड़ी एक नैरो किस्म की व्यू लेता है, जिसके अंदर बस वो कहता है कि यार अगर आपने कर्ज़ा लिया तो कर्ज़े के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो हराम है। वेयर एज़ जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम था वो एक फ़िलॉसफ़ी थी जिसमें इक्वालिटी की बात की गई थी, जिसमें होर्डिंग के ख़िलाफ़ था वो, जिसमें ज़कात क्यों एग्ज़िस्ट करती है, और टैक्सेस कितने सारे डिफरेंट किस्म के थे, और चैरिटी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और वो जो निज़ाम वो बिल्ड कर रहे थे उसका पर्पस क्या था इन द फर्स्ट प्लेस। एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लूज इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद आवर गवर्नेंस सिस्टम, आवर फाइनेंशियल सिस्टम, बट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लूज कि यार जो हम इंडिविजुअली डेली लाइफ में ना अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, हमने अपने पैसे को किस तरह से ट्रीट करना है, हमारी जो रिलेशनशिप विद मनी है एंड रिलेशनशिप विद वर्क है और रिलेशनशिप विद अर्निंग्स हैं, वो मैंने स्टडी किया है और आने वाले दिनों में होपफुली मैं आपको आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आपका माइंड अगेन फिर से ब्लो होगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेरी अन इस्लामिक इन द वे दैट वी। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि मॉर्टगेज कराते हैं और सूद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अपने हिसाब से फुली इस्लामिक सिस्टम चला रहे हैं। वो भी उनको, क्योंकि
हमारा फाइनेंशियल निज़ाम ही पूरा अनइस्लामिक इनहेरेंटली है। तो विच इज़ वाई दुनिया में इनइक्वालिटी भी है, विच इज़ वाई हालात भी ख़राब हो रहे हैं। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, हम कम्युनिज्म की बात करते हैं और फिर हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन हमें कोई सेंस ही नहीं होती। हम बस कहते हैं कि यार सूद को ख़त्म कर दो किसी तरीके से, बाकी सब फिट है, लेकिन बस सूद ख़त्म हो जाए। तो उसका मतलब क्या है एंड व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस अगर मैं सूद को ख़त्म करूं तो मेरे फाइनेंशियल सिस्टम में रुपए की क्या इम्प्लिकेशन है, मनी प्रिंटिंग की, गवर्नमेंट की, all of those things. So that's one very interesting area that I would love to explore, and if you have any recommendations do let me know as well. Personally जो मेरी research है उसको मैं कुछ दिल की बात में sort of summarize करके I'll share it with you guys. बारहा मैं ये कहूँगा, आई एम नॉट कमिंग हियर एज एन एक्सपर्ट। अगर मैं दिल की बात में आ रहा हूँ या मैं पॉडकास्ट में जा रहा हूँ तो मैं कोई कोई फ्लैट आउट फतवे नहीं ले रहा। मैं एक्सप्लोरेशन पे हूँ, मैं नॉलेज गैदरिंग पे हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हैं और अगर आप आने वाली वक्त के एपिसोड्स देखेंगे तो थोड़ा सा खुला दिल के साथ, खुला दिमाग के साथ आइएगा और आके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँगा वो भी रिसर्च की बेसिस पे होगा। जो भी गेस्ट्स होंगे वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च के हिसाब से कह रहे होंगे या चीज़ें बता रहे होंगे। तो अगर आपकी काउंटर थॉट्स हैं, आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आएँ, आके फैक्ट चेक करें और अपनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अपने फैक्ट्स के साथ दें, बजाय इसके कि आप चार गालियाँ दे के निकल जाएँ कि यार तू तो बस एमी बर्गर सा है, तो तुझे क्या पता इस्लाम के बारे में। यार भाई, एक्सप्लोर करता है तो पता लगता है ना। हम भी एक्सप्लोर करेंगे, आप भी एक्सप्लोर करें, बट हमें सिखाएं आके। अगेन जो अच्छा अगर कोई उस्ताद होगा ना, वो ये नहीं करेगा कि थप्पड़ मारेगा और दूसरे को बोलेगा कि यार मैं तुझे बता रहा हूँ यही फैक्ट है और यही तू याद कर। अच्छा उस्ताद वो होगा जो कि बैठ के बताएगा कि बेटा ये लॉजिक है, इस लॉजिक के अगेंस्ट इस किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, इस स्कॉलर ने, इसको जाके पढ़ो, तुम्हें बड़ा अफादा होगा। तो अगर आपका किसी से डिसएग्रीमेंट भी है तो गाइड करें, एक्सप्लेन करें और रेफरेंस दें और बुक्स शेयर करें, और जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उसको साइड करें ताकि हम वो डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है आप सही ना हो सकता है मैं सही ना हूँ, एंड वीर ऑल हियर टू लर्न एंड ग्रो। सो मैं थोड़ा सा अगेन, जब इस्लामिक फ़िलासफ़ी और इवन पॉलिटिक्स की बात होती है, जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, तो लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। आई जस्ट वांट कि मैं पहले से ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि खुदा का वास्ता है, इमोशनल ज़्यादा ना होइएगा। और जहाँ पर हम इमोशनल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने सोचा ये भी मेंशन कर दूँ कि पॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो मैं इस सीज़न में बिल्कुल भी कवर नहीं करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 400 कन्वर्सेशंस की हैं। 400 में से लेस दैन 5% ऑफ दोज़ कन्वर्सेशंस आर विद पॉलिटिशियंस। लेकिन ऑलरेडी उन 8-9 कन्वर्सेशंस की वजह से एक पता नहीं फालतू की खप ऐसी बच गई, जिसमें लोगों ने सिर्फ वो कन्वर्सेशंस देखी होती हैं, वो उसके हिसाब से एक पूरा उन्होंने माइंड मैप बनाया हुआ है, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, और उसके हिसाब से तरह-तरह के इल्ज़ामात और तरह-तरह की बातें आके हो रही होती हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने, अगर किसी ने आके मेरा काम देखा हो ना, तो 400 कन्वर्सेशंस विद वेरी डाइवर्स पीपल एंड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस जो कि मार्केट में कोई और कवर नहीं कर रहा। और वो ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि बिल्कुल कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, मतलब उसमें कोई किसी का कोई एजेंडा ही नहीं है। वो स्टार्टअप्स की हैं, वो बिजनेसमैन की हैं, वो आईटी इंडस्ट्री की हैं। वो जो है ना, वो लोग नहीं देखते, और वो उसमें व्यूअरशिप भी जो है वो बड़ी थोड़ी और डेडिकेटेड आती है। और वो 4-5-6 एपिसोड्स के ऊपर जो है ना, वो उस एपिसोड पे तो बड़े व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन उस पे फिर जो तरह तरह की जो खप आती है ना, वो फिर आई डोंट फील लाइक दैट इज़ ऑफ एनी वैल्यू। क्योंकि फिर उसके ऊपर जो फड्डे चलते हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होती हैं, फिर वो लोग आके मुझे कहते हैं कि यार वो मैंने उन साहब ने ये बोला और उनका अब आपने जवाब देना है। अब वो जवाब ना मेरे फ़ायदे में है, ना आपके फ़ायदे में है, ना उन साहब के फ़ायदे में है। वो हम थोड़े दिनों के लिए व्यूज़ की बैटल तो खेल लेंगे, लेकिन यूट्यूब वीडियो में कुछ बोलने से और यूट्यूब वीडियो में रिस्पॉन्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई कंट्रोवर्सी होती भी है तो वो या तो आप अदालत में जाएँ और आप जो है ना कोई केस फ़ाइल कर दें, कोई एफ़आईआर कटा दें, ताकि वो एक्चुअली फ़ॉर्मली हो सके। वरना तो जिसने जो दिल करना है वो बोलेगा, और फिर उसके रिबटल में भी जिसका जो दिल करे वो बोल के निकल जाए। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीबॉडीज़ टाइम। आई पर्सनली, आई ऑलवेज, मैंने हमेशा ये बात बोली है, आई स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी। मैं अपने गेस्ट को भी कंट्रोवर्सी से दूर रखता हूँ। मैं इसी वजह से शॉर्ट्स नहीं बनाता, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें नहीं निकालता, और इसी वजह से मैं इस सीज़न में पॉलिटिक्स बिल्कुल भी कवर नहीं करूँगा। इवन दो पाकिस्तान में बहुत कुछ अप एंड डाउन हो रहा होगा। अगर आपने कोई मेरा ओपिनियन ऑन पॉलिटिक्स सुनना भी है तो आप ट्विटर पे चले जाएँ। वो मैं ओकेजनली 2-3 महीने बाद कोई ट्वीट करके मैं अपनी कोई फीलिंग्स, अगर बहुत ही मुझे कोई ज़ोर की फीलिंग आ रही हो तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में दे देता हूँ उधर। बट टीबीटी के ऊपर आई विल कीप इट ऑन द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड, एंड आई विल keep Pakistani politics out of it because it's such a waste of everybody's time, to be very honest. But anyways, यहाँ पर फिर से हमने कोई 45-50 मिनट की एपिसोड कर दी है। कोशिश मेरी हमेशा होती है कि मैं 20-25 मिनट पे इसको एंड करूँ,
विच रिमाइंड्स मी कि जो हमारी पॉडकास्ट भी होंगी वो मेरी कोशिश है कि जो डिजिटल वाली हैं खासकर वो बिल्कुल टू द पॉइंट हों। उसमें अर्ली लाइफ कुछ नहीं होगा, उसमें टॉपिक बेस्ड होगा। तो कोशिश है कि 40-45 मिनट में मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ, आप तक पहुँचाऊँ और उसको जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, क्योंकि लोगों को भी शौक होता है कि वो छोटा, क्रिस्प, टू द पॉइंट कंटेंट देखें। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह पॉडकास्ट के साथ भी मैं वो करूँ, और इस एपिसोड को भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इसको शॉर्टन करके 30-35 मिनट्स में भी 40 मिनट्स के अंदर समराइज कर दूँ कटा कटू के। बट नन द लेस आई एम एक्साइटेड टू रीस्टार्ट TBT पॉडकास्ट एंड आई एम एक्साइटेड टू हैव सम गुड वैल्यूएबल मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस। अगर आपके पास कोई टॉपिक है दिमाग में, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स और इस्लामिक फिलोसफी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। You are watching दिल की बात। Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. अगर आप अपना एक डिजिटल पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मैं अपनी डिजिटल मीडिया मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, जहां पर मैं आपको डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सिखाऊंगा in a 2-month long live bootcamp where I will be summarizing 14 years of my experience in the field. If you're interested, you can sign up with your email on the link down below. See you there.